आज हम हिंदी का पहला टॉपिक वर्ण विचार शुरू करने वाले हैं और इसी तरीके से हम हिंदी के सभी टॉपिक करेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं? वर्ण विचार। वर्ण विचार हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे कम से कम 70 से 80 क्वेश्चंस बनती हैं। 70 से अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं जो पेपरों में बहुत पूछे जाते हैं। इसलिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे वर्ण विचार। वर्ण विचार भाषा की सबसे छोटी लघुतम इकाई क्या होती है? ध्वनि। क्या होती है? ध्वनि। या हम ये भी कह सकते हैं उच्चारण। हम जिसमें उच्चारण भाषा की सबसे उच्चारित इकाई, भाषा की सबसे छोटी उच्चारित इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। क्या होती है? ध्वनि होती है। जबकि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई किसे कहते हैं? वर्ण को कहते हैं। किसे कहते हैं? वर्ण को कहते हैं। लिखित रूप में वर्ण कहते हैं उसे और उच्चारित रूप में अक्षर। जैसे कि ये आ लिखा है। क्या लिखा है? आ। ये अब लिखा है लिखित रूप में तो हम इसे क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे इसे। पर जब मैं इसे बोलती हूँ आ तो इसे हम क्या कहेंगे? अक्षर। क्या कहेंगे इसे? अक्षर। जब हम किसी को बोलते हैं, कोई शब्द जैसे वर्ण बोलते हैं ई, तो उसे क्या कहेंगे? अक्षर। और जब लिखेंगे ई को तो उसे क्या कहेंगे? वर्ण। वर्णमाला, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहती हैं? वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहती हैं। वर्णों के अगर हम एक सीक्वेंस में लगाते हैं, पहले हिंदी वर्णमाला में क्या आते हैं? पहले सारे स्वर आते हैं, फिर व्यंजन आती है। इस तरीके से वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहती हैं। अब वर्णों की कुल संख्या, हमारी हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 52 होती है। कितनी होती है? 52 होती है। पर जब अगर मूल स्वर आए, अगर वैसे तो अगर ये आए कि वर्णों की संख्या क्या है तब भी अपन को 52 लिखना है और वर्णों की कुल संख्या क्या है तब भी अपन लोग 52 लिखेंगे। पर जब क्वेश्चन ये आए कि वर्णों की मूल संख्या कितनी है तो हम क्या लिखेंगे? 44 लिखेंगे। कितनी लिखेंगे? 44। 44 पर टिक करेंगे। पर हमारा जो पहाड़ा है, जो हम पढ़ते हैं, जब हम छोटे होते हैं ना तब हम बाल पहाड़ा पढ़ते हैं ना, उसमें कितने वर्ण होते हैं? 49 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 49 वर्ण होते हैं। अब हम वर्गीकरण करेंगे। वर्गीकरण करने से हर चीज़ अच्छे से समझ में आती है, इसलिए सब लोग वर्गीकरण करके पढ़ते हैं। हिंदी के वर्णमाला का वर्गीकरण। हिंदी के वर्णों का वर्गीकरण। इसका वर्गीकरण 3 रूपों में किया है। हमने कैसे किया है? 3 रूपों में किया है। नंबर 1 उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान के आधार पर। किस पर? उच्चारण स्थान के आधार पर। नंबर 2 वायु संवेग के आधार पर। नंबर 3 तारत्व के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर, जहाँ से हम बोलते हैं, मतलब उस स्थान के आधार पर किया गया है। वायु संवेग, बोलने में कितनी तीव्र गति से बोल रहे हैं, धीमी गति से बोल रहे हैं, कितनी ध्वनि निकल रही है, तो उसे कहते हैं वायु संवेग के आधार पर। तारत्व के आधार पर मतलब ध्वनि का कितना कंपन हो रहा है, कितना प्रकंपन हो रहा है या तारत्व पैदा हो रहा है, उसे कहते हैं तारत्व के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। उच्चारण स्थान के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं वर्ण। कौन कौन से? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। कौन से होते हैं? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण वे होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं और व्यंजन वर्ण स्वर को मिलाकर बोले जाते हैं। हम यहाँ डेफिनेशन पढ़ते हैं। स्वर वर्ण, स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और संस्कृत में इन्हें अच कहते हैं। संस्कृत में हम इन्हें क्या कहते हैं? अच कहते हैं। इनकी संख्या 11 होती है। हिंदी में इनकी संख्या 11 होती है, पर संस्कृत में देखें तो इनकी संख्या 13 होती है। इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। हिंदी में अगर पूछा जाए तो हमें कितनी बतानी है? 11 बतानी है।
अगर संस्कृत में पूछी जाए तो हमें कितनी बतानी है? 13 बतानी है। ये रहे हमारे स्वर, अ आ इ ई उ ऊ ऋषि ए आय ओ औ। कितने स्वर हैं? 11। पर अगर इसमें मात्राएं पूछी जाएं, ये पूछी जाएं स्वर की कितनी मात्राएं होती हैं या वर्णमाला में कितनी मात्राएं होती हैं, तो हम कितनी बताएंगे? 10 बताएंगे। कितनी बताएंगे? 10। हमारे स्वर 11 होते हैं पर हमारी मात्राएं 10 होती हैं, क्योंकि आ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए हम इन सब की मात्रा होती हैं और आ की मात्रा नहीं होती। आप सोच रहे होंगे मैंने इसमें अंग और आहा क्यों नहीं जोड़ा? अंग और आहा को हम हिंदी वर्णमाला में अलग से पढ़ते हैं। वो स्वर के साथ लिखे ज़रूर जाते हैं पर वे स्वर नहीं होते, ना ही वे स्वर होते हैं और ना ही वे व्यंजन होते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। स्वर के भेद। स्वर के 2 भेद बताए जाते हैं। अगर आपको पेपर में पूछा जाए स्वर के कितने भेद हैं, तो आप कितने बताएंगे? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। पर हम यहाँ अपने स्टडी को सिंपल करने के लिए यहाँ 4 तरीके के वर्गीकरण किया गया है। मैंने इसे 4 तरीके से बांटा है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर और प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर होता है वो संस्कृत में होता है, हिंदी वर्णमाला में प्लुप्त स्वर नहीं होता, पर हम इसे पढ़ेंगे, इससे हमें जानकारी हो जाए। संयुक्त स्वर दीर्घ स्वर का ही भाग है। इसे मैंने अलग से लिखा है पर यह दीर्घ स्वर में ही आता है, जिसे हमें अच्छे से समझ में आए इसलिए मैंने इसे अलग से लिखा है। तो कितने भाग होते हैं? अगर पेपर में पूछा जाए तो स्वरों के 2 भाग होते हैं। कौन से? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर की संख्या। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगे, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। कितनी होती है? 4। जैसे आ, ई, उ और ऋषि। अब इनमें कैसे कम समय लगता है हम वो देखते हैं। अगर ये बड़ा है तो हम इसे बोलेंगे अ, आ, ई। मतलब ये वाली ई से इसमें कम समय लग रहा है ना? आप बोल के देखिए, अ, आ, ई, उ। ऐसे ही तो बोलते हैं। तो इनमें कितना लगता है? इनमें कम समय लगता है, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा। इनके और भी नाम है। क्या नाम है? मूल स्वर, लघु स्वर, एकमात्रिक स्वर। मूल स्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्हीं से आगे वाले वर्ड बनेंगे। जैसे बड़ा है तो ये छोटे आ से ही मिलकर तो बना है बड़ा, ऐसे ही छोटी ही है तो बड़ी ही जो बनी है वो छोटी ही से बनी है। ऐसे ही ऊ है तो वो भी किससे बना है? बड़ा ऊ किससे बना है? छोटे ऊ से। तो इसीलिए हमें इन्हें क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। व्यंजन तो स्वरों से ही मिलकर बनते हैं और जो स्वर भी हैं वो भी इन चारों से मिलकर बने हैं, इसीलिए हम इन्हें मूल स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल स्वर। लघु स्वर कहते हैं क्योंकि ये छोटे हैं, छोटे स्वर हैं, इसलिए इन्हें लघु स्वर कहते हैं। एकमात्रिक स्वर। जब हम छंद पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगी इनकी मात्राएं सिर्फ एक ही होती हैं। इनकी मात्राएं सिर्फ एक ही होती हैं, इन्हें एकमात्रिक स्वर कहती हैं। अब हम आते हैं दीर्घ स्वर पर। दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 गुना समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 गुना समय लगता है, या फिर हम कह सकते हैं ह्रस्व स्वर से हमें अधिक समय लगता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। क्या कहते हैं हम? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है क्योंकि हम इसमें संयुक्त स्वर को मिलाकर पढ़ते हैं। किसे? संयुक्त स्वर को मिलाकर पढ़ते हैं, तो ये होता है हमारा दीर्घ स्वर। इनकी संख्या 7 होती हैं। कौन कौन से होते हैं ये? बड़ा आ, बड़ी ई, उ, ए, आय, ओ, औ। क्या क्या होता है? बड़ा आ,
इन्हें हम देखो छोटे वाले आ से मिलाकर पढ़ते हैं। जैसे ये हो गया हमारा ह्रस्व स्वर, ये हमारा हो गया दीर्घ स्वर। इसे बोलेंगे तो कम समय लगेगा, पर इसकी अपेक्षा इसे बोलेंगे तो अधिक समय लगेगा। जैसे आ, फिर ई पढ़ेंगे तो ई, फिर ऊ पढ़ेंगे तो ऊ। इसमें अधिक समय लग रहा है, इसमें कम समय लग रहा है। तो ये हो गए ह्रस्व स्वर, ये हो गए दीर्घ स्वर। तो वही तो लिखा है इसमें, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 गुना समय लगता है, या ये लिख सकते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्याएं 7 होती हैं। और ये जो 4 लास्ट के आप देख रहे हैं, ये 4 आप लास्ट के देख रहे हैं, ये हमारे संयुक्त स्वर में आते हैं। किस में आते हैं? संयुक्त स्वर में। इन्हें हम क्या कह सकते हैं? संयुक्त स्वर। और क्या नाम है दीर्घ स्वर का? इसे लघु स्वर भी कहते हैं, गुरु स्वर भी कहते हैं। गुरु मतलब बड़ा। गुरु स्वर भी कहते हैं, द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। द्विमात्रिक स्वर इसलिए कहते हैं, जब हम छंद में पढ़ेंगे तो हम इनकी 2-2 मात्राएं गिनेंगे, और जबकि जो लघु स्वर है इनकी 1-1 मात्राएं गिनती हैं। फिर मिश्रित स्वर तो इसलिए कहते हैं ये संयुक्त स्वर है। संयुक्त है मतलब 2 स्वरों के मिलने से एक स्वर बनता है, इसलिए इसे मिश्रित स्वर कहते हैं और संयुक्त स्वर कहते हैं। और इन्हें संधि स्वर भी कहा जाता है, क्योंकि ये संधि करने में हमारी मदद करते हैं। इनसे ही संधि होती है। जब हम संधि पढ़ेंगे तब मैं इन्हें आपको समझाऊंगी। अब हम आते हैं संयुक्त स्वर। इनकी संख्या 7 थी, पर संयुक्त स्वर की संख्या 4 हो जाएगी। कौन कौन से संयुक्त स्वर होंगे? ए, आय, ओ, औ। संयुक्त स्वर, जो स्वर वर्ण 2 स्वर वर्णों से मिलकर बनते हैं उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। आ और ई मिलकर बनता है ए। क्या बनता है? ए। ई और आ और ई मिलकर ए बनता है। फिर आ और ए मिलकर 2 स्वर मिल रहे हैं, फिर आय बन रहा है। ऐसे ही आ और ऊ मिलकर बनता है ओ, और आ और ओ मिलकर बनता है आओ। तो ये कौन से हो गए हमारे? संयुक्त स्वर। ए, आय, ओ, औ। ये याद रखना, ये आगे जाकर हमें संधि में काम आने वाले। जब हम संधि पढ़ेंगे ना, तब हम इन्हें अच्छे से पढ़ेंगे। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब हमारा क्या आएगा? विलुप्त स्वर। ये हमारा लास्ट प्रकार है। क्या है? विलुप्त स्वर। ये हमारे हिंदी वर्णमाला में नहीं होता। पहले इसका प्रयोग होता था। इसका प्रयोग संस्कृत में होता है। जिनमें हमें तिगुना समय लगे, जिनमें हमें तिगुने से अधिक समय लगता है, उन्हें हम विलुप्त स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? विलुप्त स्वर कहते हैं। यह संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं। किस में प्रयोग किए जाते हैं? ये संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे ओम। ओम ही एक ऐसा वर्ड है जिसमें आता है। इसका चिन्ह भी होता है। ये इसका चिन्ह है। जैसे रा के पीछे अगर हम ऐसा बना देंगे तो हम कहेंगे रा, ऐसे बोलेंगे इसे रा। इसे लंबे तक खींच के ले जाएंगे कि ये विलुप्त स्वर, और इसमें अधिक समय लगता है, तिगुना समय लगता है। दिख रहे हैं? तिगुना समय लगता है इसमें। आ में कम समय लगता है, इसलिए ये ह्रस्व बड़ा आ, ये दीर्घ स्वर। और अगर आ के ऐसे 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 बना दें, ये विलुप्त स्वर का चिन्ह, तो हम पढ़ेंगे आ। क्या पढ़ेंगे? आ। इस तरीके से क्या क्या हो गया? ये हो गया ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, ये विलुप्त स्वर। और आपने कौन कौन से पढ़ लिए? और एक था संयुक्त स्वर। क्या था? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर कौन कौन से थे? संयुक्त स्वर 4 थे। कौन कौन से? ए, आय, ओ, औ। वैसे संयुक्त स्वर हमारे दीर्घ स्वर में ही आ जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे अंग और आहा कहाँ गया? अंग और आहा में हमारा कहाँ आता है? अयोग्य वह में। कहाँ आता है? अयोग्य वह में। हिंदी वर्णमाला में इसका अलग से वर्गीकरण किया गया है। ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। ना तो इन्हें स्वर में गिना जाता है
और न ही इन्हें व्यंजन में गिना जाता है। इन्हें अयोग्यवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अयोग्यवाह कहा जाता है। ये अयोग्यवाह होते हैं या इन्हें नपुंसक वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? नपुंसक वर्ण, जो नपुंसकों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, इन्हें नपुंसक वर्ण कहते हैं। अंग को क्या कहते हैं? अनुस्वार। और अह को क्या कहते हैं? विसर्ग। जब हम विसर्ग संधि पढ़ेंगे तो इस चिन्ह का बहुत महत्व रहेगा, उसमें इस चिन्ह का बहुत महत्व रहेगा, इसलिए इसे विसर्ग कहते हैं। इन दो चिन्हों से याद रखना, इसे विसर्ग कहते हैं और जहाँ एक बिंदी ऊपर लगी हो उसे अनुस्वार कहते हैं। अब हम इन्हें, जब पेपर बहुत टफ बनाया जाता है, जब बहुत हाई लेवल का पेपर बनता है, तब इस तरीके के प्रकार पूछे जाते हैं जो हम पढ़ने जा रहे हैं। वो नॉर्मली प्रकार थे जो पेपर सही अच्छा बनता है, मतलब ठीक सा बनता है, तो उसमें से पूछे जाते हैं। जब पेपर को एग्जामिनर बहुत टफ बनाना चाहता है तो वह इस तरीके के क्वेश्चन बनाता है, मुख आकृति के आधार पर। मुख आकृति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन सा? विवृत, अर्धविवृत, समवृत और एक होगा अर्धसमवृत। विवृत, विवृत स्वर मतलब, विवृत मतलब खुला, मतलब जब मुंह पूरी तरीके से खुल जाए तो उसे कहते हैं विवृत। जब हम किसी चीज़ को बोलें और मुंह पूरी तरीके से खुल जाए, कैसा? पूरी तरीके से खुल जाए तो उसे बोलेंगे विवृत। जैसे जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह पूरा खुल जाता है, कैसा? मुंह पूरा खुल जाता है, वह विवृत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विवृत कहलाते हैं। जैसे इसका एक ही उदाहरण होता है स्वरों में, इन्हें स्वरों के लिए ही वर्गीकृत किया गया है। इसमें जैसे हम बोलेंगे आ, बढ़िया को अपन कैसे बोलते हैं? आ, पूरा मुंह खुला, फिर से बोलो आ, पूरा मुंह खुल गया, तो इसे क्या बोलेंगे? विवृत। आ, फिर अर्धविवृत। अर्धविवृत मतलब, अर्ध मतलब आधा। क्या होता है अर्ध मतलब? आधा। को पता है ना, अर्ध मतलब आधा। विवृत मतलब खुला हुआ, आधा खुला हुआ। जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह विवृत से थोड़ा कम खुलता है उन्हें अर्धविवृत कहती हैं। क्या क्या आता है इसमें? छोटा ए, ओ, आ और आ। ये आप सोच रहे होंगे ये कहाँ से आ गया, ये तो पढ़ते ही नहीं है हम अपने हिंदी वर्णमाला में। ये अंग्रेजी का वर्ड है। किसका है? अंग्रेजी का वर्ड है जो हमारी हिंदी वर्णमाला में घुसाया है। कहाँ से? हिंदी वर्णमाला में। इसे हम जब तत्सम तद्भव शब्द पढ़ेंगे तो ये विदेशी भाषा में आएगा, अंग्रेजी का विदेशी भाषा का शब्द है। इसे ये हमारे यहाँ स्वर में गिना जाता है। किस में गिना जाता है? स्वर में गिना जाता है। हम इसे पढ़ते नहीं, अपनी वर्णमाला में नहीं पढ़ते, पर जब विदेशी वर्णों की बात आती है तब हम इसे पढ़ते हैं। तो कौन कौन सा? आ, ए, ओ, आ, आई, ओ, आ, आई, ओ। आप इन्हें बोल के देखिए। विवृत मतलब इससे आ से थोड़ा कम खुलता है। आ, आई, आओ, आ, आई, आओ, आ, आई, आओ। इसका मुंह थोड़ा कम, थोड़ा सा बंद होता है इसकी अपेक्षा। जो विवृत है उसकी अपेक्षा थोड़ा सा कम बंद होता है। आ, आए, आओ। फिर हम आते हैं समवृत। समवृत मतलब बंद, बिल्कुल बंद, मतलब ऐसा लगता है जैसे मुंह बिल्कुल बंद ही है। जैसे ई, उ और ऋषि। ई, उ, ऋषि। इनमें मुंह कम खुलता है, क्योंकि आ, आए, आओ, आ, आए, आओ, इसमें ज़्यादा खुल रहा है। विवृत में तो ऐसा लगता है जैसे मुंह बंद ही हो गया। आप उच्चारण करके देखिए। ई, उ और ऋषि। ई, उ और ऋषि। इसमें मुंह खुलता ही नहीं है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे जैसे बिल्कुल थोड़ा सा खुला है कहीं, मतलब बंद के जैसा ही लगता है। इस तरीके से हम इसे पहचानेंगे। अब हम आगे चलेंगे। अब हमारा क्या आएगा? अर्धसमवृत। कौन सा आएगा? अर्धसमवृत, जिसमें मुख्य द्वार समवृत की अपेक्षा थोड़ा सा खुलता है,
थोड़ा बड़ा सा खुलता है, थोड़ा बड़ा सा खुलता है। मतलब अभी हमने बोला समृत में कौन कौन से आए, ई, उ और ऋषि। इनकी अपेक्षा इसमें थोड़ा बड़ा खिलता है, ए ओ। आई में बहुत खुलता है, आओ में भी बहुत खुलता है। आ सबसे ज़्यादा काय में खुलता है, सबसे ज़्यादा खुलता है हमारा विवृत में। किस में खुलता है, विवृत में। विवृत में कौन सा वर्ड आता है, आ तो वो हो गया विवृत। क्या हो गया, आ विवृत। फिर अर्धविवृत, अर्धविवृत में विवृत की अपेक्षा थोड़ा कम खुलता है, तो हम क्या पढ़ेंगे, आ छोटा वाला, आ आए आओ, ये पढ़ेंगे। फिर हम आएंगे समृत। समृत में मतलब बिल्कुल बंद जैसा लगता है, ऐसा लगता है जैसे मुंह बिल्कुल बंद हो गया है। तो उसमें क्या क्या आएगा, ई उ और ऋषि। ऐसा लगता है बिल्कुल मुंह बंद हो गया है, ई उ ऋषि। और इससे थोड़ा सा बड़ा कहीं खुलता है, किसमें, अर्ध समृत में, ए ओ, ए ओ, ए ओ, ए ओ, ए ओ। आओ में थोड़ा बड़ा, आओ किस में आएगा, अर्धविवृत में, आओ। आई इसमें भी थोड़ा बड़ा, आई सही से टेढ़ा मेढ़ा मुंह करके बोलिए, सही से बोलिए, आई आओ। और ये ओ इसमें थोड़ा मुंह कम खुलता है, इसे कहते हैं अर्धसमृत। अब आएंगे हम कहाँ, जीवा की स्थिति के अनुसार। जीवा की स्थिति के अनुसार, जीवा की स्थिति के अनुसार कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। कौन कौन सा, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पक्ष स्वर। अग्र स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा के अग्रभाग में, मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, जिन स्वरों के उच्चारण में अगर जीवा का अग्रभाग, जो आगे वाला भाग है ना, वो सक्रिय होता है, तो उसे हम कहते हैं अग्र स्वर। और जिसमें मध्य वाला भाग सक्रिय हो, उसे कहते हैं मध्य स्वर। और जो वाला पक्ष वाला, मतलब पीछे वाला भाग सक्रिय हो, तो उसे हम कहते हैं पक्ष स्वर। ठीक है। अग्र स्वर में कौन कौन से आते हैं, ई, ए, आई और ऋषि। अब देखिए इसमें सारे में ई, आप ऐसे याद कर लीजिए, जैसे अग्र स्वर, ये अग्र में ई आता है, तो ई जैसे जितने भी आएंगे वे सब इसी में आएंगे, ई, ए, आई। इसमें भी लग रहा है जैसे ई बन रहा है, और ये वैसे भी बनता भी ई से ही है, आ प्लस ई मिलाकर बनता है ए, और आ प्लस आ बनाकर बनता है आई। आपने ये पढ़ा था उसमें, किसमें, संयुक्त स्वर पढ़ा था, तब बनता है। और फिर ऋषि, ये आ रहा है, री, इसे क्या पढ़ते हैं, री। ई आ रहा है पीछे से, री। तो आप समझ लीजिए ई वाले जितने भी वर्ड हैं जिनका उच्चारण थोड़ा सा ई टाइप का आता है, वो कहाँ आते हैं, हमारे अग्र स्वर में आते हैं। कहाँ आते हैं, हमारे अग्र स्वर में, ई, ए, आई और री। और मध्य स्वर में तो हमारा एक ही आता है। मध्य स्वर में हमारा कितना आता है, एक। हम याद रखेंगे, मध्य स्वर में हमारा कितना आता है, एक। आ ये मध्य स्वर में आता है। पक्ष स्वर में जितने भी आ टाइप से लिखे जाते हैं, जैसे ये भी आ टाइप का लिखा हुआ है बड़ा, फिर ये भी आ टाइप का, ये भी आ टाइप का, ये भी आ टाइप का, और ये भी आ टाइप का। आ उ ओ आ उ ओ आ। इस तरीके से हम इनका वर्गीकरण करेंगे। समझ में आया।
जीवा की स्थिति के आधार पर पढ़ लिया। अब हमारे स्वर पूरे ख़त्म हो गए हैं। अब हम जो अगली वीडियो बनाएंगे वो व्यंजन के ऊपर बनाएंगे। अगर आपको देखना हो तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, जिससे आपको जो नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। इसलिए आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।